नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली एक शहर है, मगर क्योंकि देश की राजधानी है, इसलिए पूरे देश में इस शहरनुमा प्रदेश की खबरों का हल्ला रहता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का राष्ट्रीय संदर्भ में मतलब नहीं है, न ही यह पूरा प्रदेश है। बावजूद इसके राष्ट्रीय मीडिया में अरविंद केजरीवाल का जैसा हल्ला बना रहता है, उससे आए दिन बात के बतंगड़ होते हैं। अब समझ आता है कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अपनी राजधानी वाशिंगटन को क्यों डिस्ट्रिक्ट बनाकर रखा हुआ है। इसलिए कि यदि वाशिंगटन प्रदेश होता तो वहां की सरकार अपनी राष्ट्रीय सरकार की नाक के नीचे होने के कारण सुर्खियों में हावी बनी रहती। ऐसी दूरदर्शिता भारत के कर्णधारों ने नहीं बताई। दिल्ली को हिसाब से केंद्र शासित जिला रखा जाना चाहिए था। पेरिस हो या लंदन, सब में मेयर कामकाज संभालते हैं। शायद इस बात को समझते हुए ही 1992 में नरसिम्हा सरकार ने दिल्ली को राज्य तो बनाया, मगर केंद्र शासित। इसके कुल परिणाम गलत और उल्टे दिख रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों की दिल्ली में रही सरकार का अनुभव यह है कि हर मुख्यमंत्री शिकायत करता मिला। मुख्यमंत्रियों की राष्ट्रीय पहचान बनी, उनका राष्ट्रीय हल्ला बना, मगर केंद्र सरकार की बदनामी हुई कि वह क्यों नहीं पूरे अधिकार दे रही। सो मसला यह है कि या तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले या उसका वाशिंगटन डीसी की तरह का प्रशासन बनवाया जाए। राष्ट्रीय राजधानी की एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का पंगा केंद्रीय सरकार के साथ पाला है, उससे न दिल्ली का भला हो रहा है और न संघीय व्यवस्था का। सो दिल्ली महानगर की प्रशासकीय व्यवस्था पर नए सिरे से विचार की जरूरत है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बराह रास्त या बिलावस्ता तौर पर वजीर आजम बनने की ख्वाहिश दिखा चुके हिंदुस्तान के तमाम रहनुमा आलमी योम योग से दूर रहे। उन्होंने 21 जून को योग नहीं किया। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी योम योग से एक दिन पहले छुट्टी मनाने बैरून मुल्क चले गए। गुज़िश्ता साल भी वो पहले आलमी योम योग के मौके पर हिंदुस्तान में नहीं थे। पाकिस्तान समेत तकरीबन सभी ममालिक में योम योग के मौके पर इनकाद हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी छुट्टी के दौरान कहीं पर भी योग किया, इसकी तस्वीर नहीं आई। अलबत्ता उनके परनाना आजहानी जवाहरलाल नेहरू की शीर्षासन करती एक तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। बहरहाल वजीर आजम के ओहदे के दूसरे गैर ऐलान शुदा दावेदार नीतीश कुमार ने भी योम योग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि बिहार में मुख्तलिफ जगहों पर बड़े पैमाने पर इसका इनकाद हुआ। तीसरे दावेदार अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में मुनक्किदा योग के 700 कैंपों में से किसी में नहीं गए। उन्होंने अपने डिप्टी मनीष सिसोदिया को एक प्रोग्राम में भेजकर रस्म पूरी की। वजारत उज़्मा की एक और दावेदार ममता बनर्जी ने भी आलमी योम योग से दूरी दिखाई। वो अपनी सेहत के तई काफी मुस्तैद रहती हैं, लेकिन उन्होंने भी किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया। सवाल है कि इन चारों रहनुमाओं ने मोदी मुखालफत की अपनी सोच में योग की मुखालफत की या अपनी सेकुलर सियासत चमकाने के लिए योग से दूरी बनाई। कहा जा रहा है कि कुछ मजहबी पेशवाओं ने चूंकि योग को हिंदू मजहब से जोड़ दिया, इसलिए भी ये रहनुमा उस प्रोग्राम में नहीं गए। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव इन दिनों काफी परेशान हैं। उनके खानदान में घमासान छिड़ा हुआ है। कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में इंजमाम से वजीर आला अखिलेश यादव काफी भड़के हैं। उन्होंने 2014 में आम इंतखाबात से ठीक पहले जोरावर अतीक अहमद को सपा में शामिल होने से रोका था। उससे पहले 2012 के असेंबली इंतखाबात से पहले अखिलेश ने डीपी यादव को पार्टी में शामिल होने के बाद निकलवा दिया था। तब उनको इसका काफी फायदा मिला था और उनकी सपा के रिवायती रहनुमाओं से अलग ब्रांडिंग हुई थी। लेकिन कौमी एकता दल के इंजमाम से उनकी ये शबीह मुतासिर हुई है। हालांकि जेल में बंद मुख्तार अंसारी सपा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अफजल अंसारी और शिफकतुल्ला अंसारी सपा में आ गए हैं। शिवपाल यादव ने ये इंतजाम कराया। इसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा बलराम यादव भी शामिल थे। इससे नाराज अखिलेश ने बलराम यादव को फौरी तौर पर अपनी हुकूमत से निकाल दिया। दूसरी जानिब मुलायम सिंह की दूसरी बहू अपर्णा यादव ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के साथ एक इफ्तार दावत में हिस्सा लिया और उनके पैर छुए। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह ने अखिलेश के करीबी कुछ रहनुमाओं को पार्टी से निकाला था, लेकिन अखिलेश की नाराजगी के बाद उनको वापस लेना पड़ा था। अब उसमें से 2 रहनुमाओं को अखिलेश वजीर बनाना चाहते हैं। पार्टी में इसकी मुखालफत की जा रही है। यानी इस पूरे मामले पर अब मुलायम सिंह को अपने खानदान में पंचायत करनी है और इंतखाबात से पहले सबको मुत्तहिद करना है।
मुल्क की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट जमात सीपीएम के अंदर घमासान छिड़ा है। 3 रोजा सेंट्रल कमेटी के इजलास का जो ब्यौरा निकल के आ रहा है वो चौंकाने वाला है। कम्युनिस्ट पार्टी में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि जनरल सेक्रेटरी और साबिक जनरल सेक्रेटरी आपस में भिड़ गए हों। गुज़िश्ता दिनों हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के साथ मफाहमत को लेकर सेंट्रल कमेटी में जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी की मुखालफत हुई और बंगाल कमेटी के खिलाफ तजवीज लाने की बात हुई। इस पर येचुरी खेमे ने 2008 के एटमी मुआहदे का मसला उठाया और उसके लिए प्रकाश करात की मुखालफत की। इस झगड़े में करात के करीबी पार्टी रहनुमा जगमातो सांगवान की बलि चढ़ गई। अब दोनों के दरमियान आमने सामने का झगड़ा हो चुका है। पार्टी का एक खेमा कांग्रेस से दूरी की वकालत कर रहा है और इसका असर आज कोलकाता में गरानी पर हुई रैली में नजर आया। सीपीएम ने इस रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस को नहीं बुलाया। आरजेडी और जेडीयू को मदऊ किया गया, लेकिन कांग्रेस को अलग रखा गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी 25 जून को रैली कर रही है जिसमें उसने सीपीएम को बुलाया है, लेकिन सीपीएम के रहनुमा शायद ही इसमें शामिल होंगे। बाखबर जराये का कहना है कि कांग्रेस को लेकर येचुरी की मुखालफत मजीद तेज होगी। केरल में करात खेमे के मजबूत होने से येचुरी की मुश्किलें बढ़ी है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। हिंदुस्तानी स्पेस एजेंसी इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा मुकीम सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक साथ 20 सैटेलाइट्स को खला में लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड कायम किया। इसरो की सैटेलाइट की परवाज आज सुबह 9:26 पर लॉन्च की गई। इसरो के सदर किरण कुमार ने कहा, PSLV ने अपना काम कर दिया है। अपनी 36वीं परवाज में PSLV C34 कार्टोसेट 2 के 727.2 किलोग्राम के सैटेलाइट के साथ 19 दीगर सैटेलाइट्स को खला में लॉन्च किया। इन 20 सैटेलाइट को लॉन्च करने का खर्च दीगर खलाई एजेंसियों के मुकाबले 10 गुना कम है। इस लॉन्च का सबसे अहम सैटेलाइट 727.5 किलोग्राम के वजन का अर्ज की निगरानी करने वाला हिंदुस्तानी कार्टोसेट है, जो सब-मीटर रिजोल्यूशन में तस्वीर खींच सकता है। इसके अलावा इसी लॉन्च में दीगर 2 हिंदुस्तानी सत्यभामा सेट और स्वयं भी खला में भेजे गए हैं। गौरतलब है कि इसरो अब तक तकरीबन 20 मुख्तलिफ ममालिक के 57 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक साथ 20 सैटेलाइट को लॉन्च करने की यादगार कामयाबी के लिए साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इसरो मुसलसल नए आयाम कायम कर रहा है। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे खलाई प्रोग्राम ने वक्त वक्त पर लोगों की जिंदगी में साइंस और टेक्नोलॉजी की अपनी अहलियत को दिखाया है। मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में हमारे मुल्क ने दीगर ममालिक की उनके सैटेलाइट से मुतालिक प्रोग्रामों के लिए बड़ी मदद की है। वजीर आजम मोदी ने इसरो को मुबारकबाद देते हुए कहा कि एक साथ 20 सैटेलाइट को लॉन्च करने से इसरो मुसलसल नए आयाम कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस यादगार कामयाबी पर हमारे साइंसदानों को मुबारकबाद। मोदी ने सैटेलाइट बनाने में तलबा के किरदार की भी तारीफ की। मोदी ने कहा कि मैंने बहुत ही खुशी के साथ देखा कि पुणे और चेन्नई के इदारों के तालिब इल्मों ने सैटेलाइट्स को बनाने में किरदार अदा किया। इससे मुझे काफी खुशी हुई। मोदी ने कहा कि एक आम शहरी के तौर पर हम ये देखकर खुशी में डूब गए कि हमारे नौजवान साइंस में इतनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के बाद मरकज के अहम इक्तसादी मुशीर अरविंद सुब्रमण्यम को हटाने का मुतालबा करने के बाद मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली खुलकर अरविंद सुब्रमण्यम की हिमायत में उतर गए हैं। जेटली ने कहा कि अरविंद सुब्रमण्यम पर उनका यकीन है, उनके मशवरे की अहमियत है। जेटली ने स्वामी को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी के रहनुमाओं को अपनी हदों को याद रखना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अरविंद सुब्रमण्यम को अहम इक्तसादी मुशीर के ओहदे से हटाने का मुतालबा करते हुए उन पर इल्जाम आयद किया है कि जीएसटी पर कांग्रेस को अपने नुकात पर अड़े रहने के लिए उन्होंने ही फरोग दिया है। स्वामी ने यह भी कहा कि अमेरिकी दवा कंपनियों के मफाद के लिए अरविंद सुब्रमण्यम ने ही अमेरिका को हिंदुस्तान के खिलाफ मार्च 2013 में कार्रवाई के लिए कहा था। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर के लिए अरविंद सुब्रमण्यम का नाम भी फहरिस्त में है। बीएसपी सरबराह मायावती को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मायावती के करीबी रहनुमा व पार्टी जनरल सेक्रेटरी स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज पार्टी छोड़ दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर टिकटों की बोली लगाने का इल्जाम आयद करते हुए पार्टी जनरल सेक्रेटरी व पार्टी की रुकनीयत छोड़ी। मौर्य ने कहा कि मायावती काशीराम और अंबेडकर के रास्ते से भटक गई है। उन्होंने कहा कि मायावती दलित नहीं, वो दौलत की बेटी है। मायावती के सबसे करीबी लोगों में से एक स्वामी प्रसाद मौर्य के असेंबली इंतखाबात से ऐन पहले पार्टी छोड़ने से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी उत्तर प्रदेश असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा भी हैं। इसी बीच मायावती ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मुलायम सिंह के साथ लोकदल में थे, अगर वो पार्टी नहीं छोड़ते तो हम निकाल देते। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
दिल्ली आधा अधूरा केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान में ये व्यवस्था है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल बाकी राज्यों से तुलना करते हुए अपने अधिकारों के सवाल उठाते हैं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोल हमला करते हैं। विधायकों को संसदीय सचिव बना सकने न बना सकने का जो मामला तुल पकड़े हुए है, वह कई मायनों में बेतुका है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। दिल्ली एक मुकम्मल सूबा नहीं है, ये मरकज के ज़ेर एहतमाम एक रियासत है जिसे कम से कम 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पुलिस, जमीन और एनडीएमसी का इलाका मरकजी हुकूमत के पास है, तो कैंट का इलाका फौज के पास है। दिल्ली नगर निगम के अपने अलग इख्तियारात हैं और उससे जो बचता है वो दिल्ली हुकूमत के अंदर है। दिल्ली में पहले महानगर का एक कारगुजार अफसर होता था, उसका दर्जा वजीर आला की तरह का था। उससे भी पहले दिल्ली तीसरे दर्जे का सूबा था और कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले वजीर आला थे। दिल्ली के दर्जे को लेकर ये इत्तला देने का मकसद ये समझना है कि अरविंद केजरीवाल दूसरे वज़ीर आला से कैसे अलग और इख्तियारात के मामले में कमतर हैं। इसके बावजूद केजरीवाल ने जैसा हल्ला मचाया है उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। केजरीवाल अपने और अपनी हुकूमत के सामने आने वाली हर मुश्किल के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं और मीडिया इसकी खूब सुर्खियां भी बनाता है। दिल्ली में बरसर इक़्तिदार जमात आम आदमी पार्टी की तर्जुमान अलका लांबा को हटाया जाना कौमी मीडिया में बहस का मौजू होता है, जबकि 50 अरकान पार्लियामेंट वाली जमात अन्ना डीएमके के तर्जुमान का नाम शायद ही किसी को पता होगा। बहरहाल वो मीडिया की एक अलग परेशानी है जो दिल्ली को पूरा मुल्क मान बैठा है। केजरीवाल ने वजारत उज़्मा की अपनी ख्वाहिशात में इस मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। उन्होंने कुछ लोगों को सरोकार की बुनियाद पर जोड़ा तो कुछ को खुले हाथ इश्तिहारात देकर, और जो साथ देने को नहीं राजी हुए उन्हें बिका हुआ करार दे दिया। उनको पता है कि किस तरीके से सुर्खियों में बने रहा जा सकता है। इंतखाबात जीतने के पहले से वो इस तरीके का इस्तेमाल करते रहे हैं। उनमें एक तरीका बिना किसी सबूत के किसी पर भी इल्जाम आयद करने का है, इसलिए वो हर बात के लिए मोदी पर इल्जाम आयद करते रहते हैं। लेकिन ये पूरे मसले का सियासी पहलू है। असली फिक्र का मसला मुंतजिमा का कामकाज है। दुनिया की तमाम कौमी दारुल हुकूमतों में मेयर के हाथ में कमान होती है और बाकी चीजें मरकजी हुकूमत के मातहत होती है। दिल्ली के पहले वजीर आला चौधरी ब्रह्म प्रकाश के दौर में जो तनाजे हुए थे उनसे सबक लेकर उस वक्त की मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के इख्तियारात को महदूद किया था। बताया जाता है कि एक बार चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कांग्रेस के अपने मुखालिफ खेमे के एक वजीर आला का तैयारा दिल्ली में नहीं उतरने देने की धमकी दी थी। सोचिए, अगर एक मुकम्मल सूबे की तौर पर दिल्ली हुकूमत के अख्तियारात हों और केजरीवाल मुखालिफ जमातों के वज़ीर आला के तैयारे को उतरने की इजाजत न दें या किसी गैर मुल्की मेहमान का तैयारा न उतरने दें तो क्या होगा, इसके बारे में सोचना जरूरी है। इसकी वजह खुद केजरीवाल हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल गर्मियों में बिजली और पानी की कमी होने पर कहा था कि वीवीआईपी इलाकों में भी बिजली और पानी की कटौती होगी। सोचिए, अगर दिल्ली की हुकूमत सदारती महल और वजीर आजम के दफ्तर व रिहाइशगाह में बिजली की कटौती शुरू कर दे तो क्या होगा। इसी तरह सोचें कि अगर पुलिस दिल्ली हुकूमत के मातहत रहे और यहाँ के वजीर आला की ख्वाहिश वजीर आजम बनने की हो तो वो क्या कर सकता है। इसलिए अभी दिल्ली और मुल्क की भलाई के लिए दिल्ली के स्टेटस पर संजीदगी से गौर करने का वक्त है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद दिल्ली शहर की प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है, मगर यह महज एक महानगर है, यह देश नहीं है। राजधानी महानगरों को दुनिया के बाकी देशों ने जो व्यवस्था दी हुई है, मतलब वाशिंगटन, लंदन, पेरिस की जो व्यवस्था है, वैसा ही सुधार, बदलाव दिल्ली को लेकर होना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य है। सुबह जी, दिल्ली में केंद्र सरकार की मौजूदगी में के बीच में जो दिल्ली की प्रदेश सरकार या जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का धमाल, जिस तरह के मुद्दे उठाए हुए हैं, उससे क्या ये लगता नहीं कि दिल्ली के शासन को लेकर वापस पुनर्विचार होना चाहिए, या तो इसको पूर्ण राज्य बनाया जाना चाहिए या वाशिंगटन डीसी की तरह एक डिस्ट्रिक्ट बना देना चाहिए? देखिए, पूर्ण राज्य तो नहीं बन सकता और ना ही बनाना चाहिए। दिल्ली जब हम आज़ाद हुए थे तो दिल्ली को क्लास सी स्टेट माना गया था। क्लास सी स्टेट में जिसकी संज्ञा फिर बाद में यूनियन टेरिटरी कर दी गई। और मैं समझता हूँ उसके अगर यूनियन टेरिटरी हम रखते ज़्यादा ठीक रहता। ये बड़ी विडम्बना है कि आज पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, अंडमान यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली में हमने तो कह दिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और यहाँ पर स्टेट की डिमांड की जा रही है।
वॉशिंगटन डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट जो अमेरिका की राजधानी है। हाँ। अमेरिका की क्या, विश्व की राजधानी, हाँ। क्योंकि वॉशिंगटन में अगर कोई छींक दे तो हर जगह जुकाम लग जाता है। तो 1790 में अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय राजधानी जो है उसको हर स्टेट से अलग करके दिया था। 2 राज्यों ने, मैरीलैंड और वर्जीनिया ने जमीन दी पोटोमैक रिवर के ईस्ट साइड पे, और वॉशिंगटन में शहर बना। यही चीज लंदन में भी है। जो केंद्रीय लंदन है जहाँ पर सरकार है, वो उसको सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर बोलते हैं। उसके आगे जो चारों है उसको सिटी ऑफ लंदन बोलते हैं। उसके जो बृहन लंदन है, जैसे कि तो उसको अब लंदन में मेयर ऑफ लंदन जो है एक है, मेयर ऑफ वेस्टमिंस्टर दूसरा होता है, एंड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन जो है वो केंद्रीय लंदन का वर्चस्व रखता है। नहीं, वो भी, और पेरिस में भी देख लीजिए, लंदन देख लीजिए, वाशिंगटन। तो उस नाते क्या ये कि दिल्ली को भी एक एनसीटी के अंदर केंद्र शासित ही एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में प्रशासन चलाया जाए? विडंबना है कि जब यूनियन टेरिटरी से दिल्ली की संज्ञा बदली गई, उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा गया, और लोगों ने समझा कि ये एक स्टेट बन गया। हालांकि स्टेटहुड की डिमांड कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की रही है, और आम आदमी पार्टी ने भी अब उसको अपना लिया है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि देश की राजधानी के क्षेत्र में क्या प्रशासन पूरी तरह एक केंद्रीकृत केंद्र सरकार का रहे, या प्रदेश को बना के उसकी स्वायत्ता बना के केंद्र सरकार के ऊपर हावी हो? 66 तक दिल्ली में चीफ कमिश्नर होते थे। 66 में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुआ और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल खोली गई, जो कि 1990 तक चली। फिर 1992 में नरसिम्हा राव टाइम पे इसको राज्य का एक विधानसभा दी गई, एक विधानसभा दे दी गई। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल 90 भंग हो गई और विधानसभा आ गई, पर विधानसभा के पास कोई पावर नहीं थे। अब अजीब बात तो यह है कि या तो अगर आपने स्वायत्त शासन देना है, जैसे कि लंदन का जो लॉर्ड मेयर होता है सिटी ऑफ लंदन का, पुलिस भी उसके नीचे है, पुलिस उसके नीचे उसके नीचे है। पर वहां पर कुछ संज्ञाएं हैं, वहां पर उसका मतलब नहीं कि वो कल क्वीन से कह दे कि भाई क्वीन आपने इस तरह से नहीं हंसना, या प्राइम मिनिस्टर से कह दे, या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कह दे कि भाई मैं यहाँ का मेयर हूँ और आप इस शहर में रहेंगे तो इस तरह से रहेंगे। वहां पर कुछ मान्यता होती है, कुछ पराकाष्ठाएं होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो भी जो जी में आता है वो उसको बोल देता है, करने की कोशिश करता है, तो ये गलत बात है। नहीं, लेकिन दिल्ली राजधानी है तो एक आईना है, तो उस आईने को की व्यवस्थाएं, उसका साफ सुथरापन, उसमें सब तमाम तरह की चिंताएं, उसको आदर्श महानगर बनाना, ये क्या एक प्रदेश सरकार या पॉपुलिस्ट सरकार की बूते में संभव है? संभव नहीं है। अब अगर स्मार्ट सिटी बनना है, अब स्मार्ट सिटी का स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर होगा, नहीं, वो तो उस तरह डीडीए भी है, वो सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिला के अपनी होज-पोज मामला नहीं हो गया। अपना रोल है, पर स्मार्ट सिटी बनना है। अब देखिए, पहले कुछ रिकमेंडेशन थी कि एनडीएमसी के इलाके को अलग करके बाकी दिल्ली को राज्य बना दिया जाए, पर अब भारत सरकार सिर्फ एनडीएमसी में सीमित नहीं है, जसोला में दफ्तर चली गई है, हाँ, वो तो पूरा राजधानी क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी ऑफिस, सरकारी ऑफिस, केंद्र सरकार के ऑफिस और सब रहेंगे। मोदी जी ने डिसाइड किया है कि जो अभी जो ऑफिस है हमारे न्यू दिल्ली में, ये पर्याप्त नहीं है, तो और बड़े ऑफिस बनने चाहिए, चाहिए भी। उन ऑफिस के लिए जगह यहाँ तो है नहीं, वो दूर दूर जाना पड़ेगा, और वो लोगों को सूट भी करेगा, क्योंकि लोग भी बड़े दूर दराज में रहते हैं, उनके घर के पास ऑफिस आ जाएगी। नहीं, वो जी कुल मिला के लब्बो लुआब में आप मानते हैं कि वापस विचार की दिल्ली में शासन कैसे हो, प्रशासन कैसे हो, इस पर पुनर्विचार होने की जरूरत है, वक्त है। और दिल्ली को केंद्रीय शासित इलाका घोषित करना चाहिए, कम से कम एनडीएमसी इलाका जो है इसको तो नहीं, वो तो एक अगर हो तो समग्रता से, ये एनडीएमसी एमसीडी दिल्ली वो नहीं, या तो खिचड़ी कोई भी दो टूक फैसला होना चाहिए। नहीं, देखिए आज भी एनडीएमसी इलेक्टेड नहीं है जी। हाँ, डीएमसी की जो 3 क्षेत्र हैं इलेक्टेड मेंबर होते हैं, एनडीएमसी में इलेक्शन नहीं है जी। तो एक तो हमारे पास एक खाका है जी, या तो कम से कम खाका पूरे एनडीएमसी को ही पूरे स्टेट में का वो पूरा प्रशासन का ढांचा बनाया जाए, उसी को अपनाया जाए, या वॉशिंगटन डीसी, क्योंकि अब हम लोग कह रहे हैं हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, हम विदेशों की अच्छी चीजें लेना चाहते हैं,
तो इस अच्छी चीज को क्यों ना लें। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।